नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। जी। ये कहानियां उन बच्चों की हैं जिनका बचपन गरीबी और मुश्किल हालात की वजह से कहीं खो गया है। बिल्कुल। और अनीस जंग का लिखने का अंदाज ऐसा है कि वो हमें सीधा उन जिंदगियों के बीच ले जाती हैं। वो राउरकेला में जन्मी, हैदराबाद में पली बढ़ी, एक जानी मानी पत्रकार और लेखिका हैं। हाँ। और उनकी पढ़ाई भारत और अमेरिका दोनों जगह हुई है। तो लॉस्ट स्प्रिंग में वो बहुत गहराई से देखती हैं कि कैसी गरीबी, कैसी परंपराएं बच्चों को एक तरह से शोषण के जाल में फंसा देती हैं। तो आज की हमारी चर्चा दो मुख्य किरदारों पर रहेगी। एक है साहिब, दिल्ली के पास सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाला लड़का। हाँ। और दूसरा मुकेश, हाँ, फिरोजाबाद का, जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का काम करता है। इनकी कहानियों से हम सिर्फ बाल श्रम या गरीबी को नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि सपने कैसे होते हैं और कैसे वो असलियत से टकराते हैं। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि उन ताकतों को समझना है। मतलब गरीबी है, परंपरा है, समाज का रवैया है। ये सब कैसे इन बच्चों की दुनिया बनाते हैं और उनके रास्ते रोकते हैं। ये एक तरह से खोए हुए बचपन पर, सपनों की क्या कीमत है, इस पर एक नजर है। तो फिर साहिब से शुरू करते हैं। लेखिका उससे रोज मिलती हैं सुबह के वक्त। हाँ, रोज सुबह, जब वो कूड़े के ढेर में कुछ खोज रहा होता है। वो उसे सोना कहता है। ये सोना क्या है उसके लिए? देखिए, ये सोना असल में जिंदा रहने का साधन है। साहिब का परिवार ढाका से आया है। अच्छा। जहां उनके हरे भरे खेत थे, लेकिन तूफान सब उजाड़ गया। तो वो बड़े शहर आ गए, जैसा उसकी माँ कहती है, सोना खोजने। मतलब बेहतर जिंदगी की तलाश में। रोटी की तलाश में। हाँ, रोटी। और यहाँ सीमापुरी में कचरा ही उनकी रोटी है। सिर पर छत है। बड़ों के लिए तो ये बस गुजारा है, लेकिन बच्चों के लिए शायद इसमें एक उम्मीद भी है। जैसे वो कहता है, कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। हाँ, कभी 10 का नोट भी। ये छोटी सी उम्मीद शायद यही उन्हें रोज खींच लाती है। इसमें एक अचरज का भाव है, वंडर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और जब लेखिका उससे पूछती है स्कूल जाने के बारे में, तो उसका जवाब देखिए, कितना सीधा। हाँ, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो जाऊंगा। कोई शिकायत नहीं, बस एक सच्चाई। और फिर वो लेखिका का वादा, जो आधा मजाक में था, कि वो स्कूल खोलेगी। हाँ। और साहिब कुछ दिन बाद पूछता भी है, क्या आपका स्कूल तैयार है? उफ, ये पल कितना कुछ कहता है। हाँ, ये लेखिका को शर्मिंदा तो करता ही है, पर ये उस सच्चाई को भी दिखाता है कि साहिब जैसे बच्चों की दुनिया में ऐसे कितने ही वादे हैं जो कभी पूरे नहीं होते। खोखले वादे। बिल्कुल खोखले वादा। और इसी माहौल में उसका नाम साहिब आलम, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। सोचिए, नाम और असलियत में इतना बड़ा विरोधाभास। ये क्या है, समाज का मजाक? ये एक बहुत पावरफुल आयरनी है जिसे अनीस जंग सामने लाती हैं। ये नाम उसकी हकीकत पर, जो कि एक नंगे पैर घूमने वाला, कचरा बीनने वाला लड़का है, उस पर एक तंज जैसा लगता है। और वो अकेला नहीं है। हाँ, उसकी पूरी नंगे पैर से ना। हाँ, उसके दोस्त। और नंगे पैर क्यों रहते हैं? तो बहाने हैं। माँ चप्पल उतार कर नहीं देती, या ये परंपरा है। हाँ, पर लेखिका को शक होता है, कहीं ये गरीबी को सामान्य बताने का तरीका तो नहीं। उन्हें उरूपी के उस पुजारी के बेटे की कहानी याद आती है, जिसने कभी जूतों के लिए प्रार्थना की थी और उसकी प्रार्थना पूरी हुई। 30 साल बाद वहां सब बदल गया था। पुजारी का बेटा जूते पहनता था। लेकिन यहाँ सीमापुरी में, यहाँ वक्त जैसे ठहर गया है। ये बच्चे आज भी नंगे पैर हैं। ये गरीबी की निरंतरता को दिखाता है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और ये सीमापुरी दिल्ली के बिल्कुल पास, पर फिर भी दिल्ली से कितनी अलग, कितनी दूर। मीलों दूर, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ये दिल्ली के किनारे बसी एक अवैध बस्ती है। 1971 में बांग्लादेश से आए करीब 10,000 लोग यहाँ रहते हैं, साहिब का परिवार भी। और हालात? मिट्टी के घर, टिन या तिरपाल की छतें, न पानी की निकासी, न पीने का पानी, न सफाई। ये शहर के नक्शे पर जैसे हैं ही नहीं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं। हाँ, राशन कार्ड हैं जिनसे वोट दे सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। पहचान पत्र या परमिट नहीं, पर राशन कार्ड हैं। क्योंकि पहचान से ज्यादा जरूरी पेट भरना है। बिल्कुल। जैसा वहां की औरतें कहती हैं, अगर दिन के आखिर में हम पेट भर के सो सकते हैं तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे। उन खेतों से तो बेहतर है जहां अनाज नहीं मिलता था। उनके लिए जीना मतलब कचरा बीनना।
हाँ, और ये काम सालों से करते करते फाइन आर्ट बन गया उनके लिए। कचरा ही सोना है, रोटी है, छत है, ये गार्बेज टू देम इज गोल्ड वाली बात ये दिखाती है कि जब कुछ ना हो तो रद्दी भी सोना लगती है। भाषा का कितना कितना जबरदस्त इस्तेमाल है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है, साहिब को नौकरी मिलती है। हाँ, चाय की दुकान पर 800 रुपए महीना और पूरा खाना। सुनने में तो लगता है कि चलो कुछ बेहतर हुआ। हाँ, शायद आर्थिक रूप से, लेकिन लेखिका एक और बदलाव देखती हैं। साहिब के चेहरे से वो बेफिक्री गायब हो गई है। अच्छा। वो स्टील का कनस्तर उसे अब ज्यादा भारी लगता है, उस प्लास्टिक के थैले से भी भारी जिसे वो पहले हल्के से कंधे पे उठा लेता था। क्यों? क्योंकि वो थैला उसका अपना था, वो खुद का मालिक था। एग्जैक्टली कनस्तर दुकान के मालिक का है, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये पंक्ति ये सब कुछ कह देती है। उसका बचपन, उसकी वो थोड़ी सी आजादी, वो सब उस कनस्तर के बोझ तले दब गया। उस साहब की कहानी हमें ये दिखाती है कि हालात कैसे कैसे इंसान की अपनी पहचान छीन लेते हैं। पर क्या सब हार मान लेते हैं? फिरोजाबाद में हमें मुकेश मिलता है। हाँ, मुकेश, उसके मन में अब भी एक सपना है। वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और ये बात वो कहाँ कह रहा है? फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, जहाँ हर तरफ कांच की चूड़ियां हैं। फिरोजाबाद भारत का कांच उद्योग का गढ़, चूड़ियों का शहर। ऐसा शहर जहां शायद हर दूसरा परिवार पीढ़ियों से यही काम कर रहा है। भट्टियों के पास जिंदगी गुजारना, कांच जोड़ना, चूड़ियां बनाना, जैसे यही उनकी किस्मत हो। और इसी किस्मत का एक हिस्सा है बाल श्रम, भयानक बाल श्रम। मुकेश जैसे हजारों बच्चे, गैर कानूनी है ये, पर वो काम करते हैं गरम भट्टियों के पास, अंधेरी कोठरियों में, जहां हवा नहीं, रोशनी नहीं। बिल्कुल। और उन्हें पता है कि इससे उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, अक्सर जवानी से पहले ही चली जाती है। कानून है, पर लागू कौन कराए? अगर हो जाए तो लेखिका कहती हैं करीब 20,000 बच्चे इस काम से हट सकते हैं। लेकिन व्यवस्था शायद देखना ही नहीं चाहती। जब मुकेश लेखिका को अपना घर दिखाने ले जाता है तो रास्ता ही कहानी कह देता है। बदबूदार गलियां, कूड़े की ढेर, टूटे फूटे घर, जहां इंसान और जानवर साथ रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आदिम अवस्था में। उसका अपना घर भी आधा अधूरा झूंपड़ा है, घास फूस की छत, लकड़ी का चूल्हा। और घर में उसकी भाभी है, बड़े भाई की पत्नी। हाँ, जो खुद ज्यादा बड़ी नहीं है पर घर की बहू है, 3 पुरुषों की जिम्मेदार, पति मुकेश और पिता, और रिवाज के मुताबिक घूंघट करती है। और पिता, घर के मुखिया। उनकी कहानी भी वही, सालों की मेहनत। पहले दर्जी थे, फिर चूड़ी बनाने लगे, लेकिन न घर ठीक करा पाए, न बच्चों को पढ़ा पाए, बस वही सिखा पाए जो खुद जानते थे, चूड़ी बनाने की कला। ये कैसी विरासत है। यहीं पर मुकेश की दादी की बात आती है, जो इसे कर्म कहती हैं। उसका भाग्य है। हाँ, क्या भगवान की दी हुई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? ये नियतिवाद, ये फेटलिज्म कितना गहरा बैठा हुआ है। और शायद यही उन्हें उस चक्र से निकलने नहीं देता। मानते हैं कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा हुए तो यही करेंगे। और फिरोजाबाद में हर तरफ चूड़ियां, हर रंग की, सनी गोल्ड, धान हरा, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, जैसे इंद्रधनुष बिखरा पड़ा हो। लेकिन इन रंगों के पीछे की दुनिया वो बेरंग है। अंधेरी झोपड़ियों में, टिमटिमाते तेल के दियों के पास, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कांच के टुकड़े जोड़ रहे हैं। उनकी आंखें अंधेरे की इतनी आधी हो जाती हैं कि बाहर की रोशनी सहन नहीं होती। और नतीजा, अक्सर जवानी से पहले अंधे हो जाते हैं। लेखिका सविता नाम की एक लड़की को देखती है, छोटी सी है, और उसके हाथ कैसे चल रहे हैं? मैकेनिकली, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। मशीन के चिमटे की तरह। हाँ, शायद उसे ये भी नहीं पता कि जिन चूड़ियों को वो जोड़ रही है वो सुहाग की निशानी है, कितनी पवित्र मानी जाती हैं। ये उपमा, ये सिमली कितनी सटीक है, उसकी जिंदगी की एक रास्ता दिखाती है। और वो बूढ़ी महिला जिसके हाथों में चूड़ियां हैं पर आंखों में रोशनी नहीं, और वो कहती है ये हर दूसरे घर की कहानी है। वहाँ पैसा नहीं है, खाने को पूरा नहीं पड़ता, और चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करने का सोच भी नहीं सकते। जब लेखिका युवाओं से पूछती है कि वो सहकारी क्यों नहीं बनाते, संगठित क्यों नहीं होते, तो जवाब में डर झलकता है। क्या डर? डर कि अगर संगठित हुए तो पुलिस उन्हें ही पीटेगी, उन्हें ही जेल में डाल देगी, किसी न किसी इल्जाम में। कोई नेता नहीं है जो उन्हें रास्ता दिखाए। यहीं पर वो दुष्चक्र साफ दिखता है। विशिष्ट सर्कल। हाँ, जिसका जिक्र लेखिका करती हैं। एक तरफ गरीबी
और जाति का बोझ, और दूसरी तरफ साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस, कानून के रखवाले, बाबुओं और नेताओं का जाल। ये सब मिलकर बच्चे पर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो उठ ही नहीं पाता। दो दुनियाएं, एक फंसी हुई, दूसरी फंसाने वाली। बिल्कुल। एक गरीबी और कलंक में जी रही है, दूसरी उसका शोषण कर रही है, और बच्चा इन दोनों के बीच पिस रहा है। कुछ अलग करने की हिम्मत करना वो इस माहौल का हिस्सा नहीं लगता। लेकिन मुकेश, उसमें वो हिम्मत दिखती है। हाँ, लेखिका को उसमें एक झलक दिखती है, फ्लैश ऑफ इट। वो फिर कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और जब लेखिका कहती है कि गैराज तो दूर है, तो वो कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। ये उसका संकल्प है, एक चिंगारी है उसमें। पर क्या वो हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखता है? इस पर वो चुप हो जाता है, जमीन को देखने लगता है, कहता है, नहीं। क्यों? शायद वो सपना उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वो उन कारों के सपने से ही खुश है जो फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ती हैं। हवाई जहाज तो फिरोजाबाद के ऊपर कम ही उड़ते हैं। तो ये कहानियां साहिब की और रोकेश की, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन अनीस जंग का अंदाज वो इसे साहित्य बना देता है। बिल्कुल, वो तथ्यों को लगभग काव्यात्मक गद्य में, पोएटिकल प्रोज में बदल देती हैं। जैसे वो गरीबी का जाल, वेब ऑफ पॉवर्टी कहती हैं, या साहिब आलम नाम का विरोधाभास दिखाती हैं। हाँ, या सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर मेटाफोरिकली बताना, ये सब रूपक हैं जो कहानी को बहुत गहरा बनाते हैं। और वो उपमाएं, जैसे सविता के हाथ मशीन के चिमटे जैसे, या कचरे को सोना कहना, हाइपरबोली, ये सिर्फ भाषा की सजावट नहीं है, ये अर्थ को और तेज करते हैं, पाठक को झंझोड़ते हैं। तो कुल मिला के इन कहानियों का जो मुख्य संदेश है वो क्या है? संदेश तो साफ है। उन बच्चों की दुर्दशा जिन्हें बचपन में काम करना पड़ता है, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उनका खोया हुआ बचपन। और साथ ही समाज की व्यवस्था की संवेदनहीनता पर भी एक सवाल है, कैलेसनेस। बिल्कुल, जो इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं करती। और वो विरोधाभास, खूबसूरत चूड़ियां और उन्हें बनाने वालों की अंधेरी जिंदगी। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे आसपास ऐसी और भी चीजें हैं जिनकी चमक के पीछे किसी का अंधेरा छुपा है? जैसे हीरे या सोने की खदानों में काम करने वाले, या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले मजदूर। बिल्कुल। तो आज हमने अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग से, साहिब और मुकेश की आंखों से बाल श्रम, गरीबी, सपनों और हकीकत के टकराव को देखा। हमने समझा कि कैसे सीमापुरी के कचरा बीनने वाले और फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले एक ऐसे सामाजिक आर्थिक ढांचे में जकड़े हुए हैं जो उन्हें ऊपर उठने नहीं देता। अनीस जंग बहुत साफ तौर पर दिखाती हैं कि कैसे भयानक गरीबी और गहरी जमी हुई परंपराएं मिलकर बच्चों को शोषण की जिंदगी में धकेल देती हैं, उनसे शिक्षा का, बेहतर भविष्य का हर मौका छीन लेती हैं। आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। फिरोजाबाद की कहानी में उन ताकतों का जिक्र है, साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, नेता, जो मजदूरों को गरीबी के दुष्चक्र में फंसाए रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब शोषण का तंत्र इतना मजबूत हो, इतना संगठित हो और व्यवस्था खुद ही एक रुकावट लगे, तब बदलाव की उम्मीद कहाँ से आए? क्या मुकेश जैसी व्यक्तिगत हिम्मत काफी है? या फिर समुदाय के स्तर पर संगठित होने के क्या रास्ते हैं जब संगठित होने पर ही सजा का डर हो? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है। इस गहरी और जरूरी चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।